हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉक्स 83 में। पाश्चात्य और काव्य शास्त्र प्लेटो की काव्य संबंधित मान्यताएं। आज जानेंगे हम प्लेटो जी के संबंध में काव्य शास्त्र प्लेटो की काव्य संबंधित जो भी मान्यताएं रही होगी उनकी संपूर्ण जानकारी। चलिए चलते हैं भूमिका की ओर। यूनान का महान दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस नामक नगर में 427 ईस्वी पूर्व के एक कुलीन वंश में हुआ था। प्लेटो को उनके माता पिता ने अरिस्टोक्लिस नाम दिया था। याद रखिएगा, प्लेटो को उनके माता पिता ने अरिस्टोक्लिस नाम दिया था। अरबी फारसी में यह नाम अफलातून के रूप में प्रचलित है, किंतु विश्व की अधिकांश भाषाओं में इन्हें प्लेटो नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, किंतु उन्होंने स्वयं कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। याद रखिएगा, जो सुकरात थे वे प्लेटो के गुरु थे। अतः सुकरात की छत्र छाया में ही प्लेटो की शिक्षा दीक्षा हुई। प्लेटो ने अनेक वर्षों तक कई देशों का भ्रमण और विभिन्न दार्शनिक मतांतरों का गहन अध्ययन भी किया। वहीं प्लेटो का चिंतन उनके लिखे संवादों में मुखरित हुआ है। उनके कुछ संवाद पोलिटिया, रिपब्लिक तथा यान में संकलित है। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जो प्लेटो के गुरु थे उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनकी दृष्टि में अध्यापन का सबसे अच्छा तरीका था संवाद, अर्थात प्रश्नोत्तर, जिसमें अध्यापक और अध्येता, यानी जो अध्यापक होते हैं पढ़ाने वाला और जो अध्येता होता है पढ़ने वाला, दोनों सहभागी हो। एथेंस पर स्पार्टा का आक्रमण प्लेटो के जन्म से 4 वर्ष पहले हुआ था। इस कारण प्लेटो का शैशव, कैशोर एवं यौवन की भी आरंभिक भाग युद्ध की काली छाया में बीता। उन्होंने युद्ध की विभीषिका ही नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि की ग्लानिजनक पराजय भी अपनी आंखों से देखी। जब ये रिपब्लिक में कहते हैं कि गुलामी मृत्यु से भी भयानक है, गुलामी जो है मृत्यु से भी भयानक है, तो समझते देर नहीं लगती कि इस आक्रोश की तीव्रता स्वानुभूत है। इसके साथ ही उसने यह भी देखा कि एक ओर तो लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता का दम भरता है और दूसरी ओर एक बुद्धिवादी सुकरात को तर्क के प्रचार के लिए मृत्युदंड देता है। प्लेटो दार्शनिक होते हुए भी कवि हृदय संपन्न था। उसने महान कवियों के काव्य का अध्ययन किया था। जब हम उसे काव्य और कवि की निंदा करते हुए पाते हैं तो किंचित रूप से कवि और कला प्रेमी प्लेटो की अपने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात कुछ निराशा और अटपटी सी लगती है।
पर यदि हम उसके युग की परिस्थितियों, उनकी रुचि, प्रवृत्ति और उनकी जीवन दृष्टि को ध्यान में रखें तो उसका काव्य के प्रति दृष्टिकोण सहज ही समझ में आ जाता है। वह सत्य का उपासक और तर्क का हिमायती था। सत्य की रक्षा के लिए उसने एक और दर्शन की वेदी पर अपने कवि हृदय की बलि चढ़ा दी और दूसरी ओर अपने श्रद्धा पात्र होमर की यह कहकर निंदा की दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर ने ही सिखाया है। प्लेटो का मत था कि उसके समय कविता मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, जो ग्रीक लोगों के अस्वस्थ मनोवेशों को भरती थी। वे देव तथा महापुरुषों के आख्यानों का तो स्वागत किया है, किंतु उनका आक्रोश तो उन साहित्य से है जो दुखांतक रोने धोने को बढ़ावा देकर समाज को कमज़ोर बनाते हैं। चूँकि कमज़ोर समाज अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए वैसे साहित्य और लेखकों को राज्य में रहने का अधिकार नहीं, जो बल और पौरुष को जगाने के बदले कमज़ोर बनाता है। बर्ट्रैंड रसल का कहना ठीक ही लगता है कि प्लेटो के अनुदार विचारों को भी ऐसी सज धज के साथ प्रस्तुत करने की कला थी कि वे भावी युगों को प्रवंचित करते रहे। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। आइए अब सीधा पहुंचते हैं प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की ओर। प्लेटो काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं। उन्होंने इस क्रिया को मिमेसिस कहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इमिटेशन अर्थात अनुकरण होता है। प्लेटो की स्पष्ट धारणा है कि काव्य सत्य से दूर होता है, क्योंकि वह कविता को अज्ञान से उत्पन्न मानता है, इसलिए काव्य में सत्य का अनुकरण नहीं किया जा सकता। उन्होंने अनुकरण का प्रयोग दो संदर्भों में किया है। पहला तो है उनका विचार जगत और गोचर के बीच संबंध की व्याख्या के लिए। वहीं दूसरा है वास्तविक जगत और कला के बीच संबंध निरूपण के लिए। प्लेटो मूलतः प्रत्ययवादी जो शब्द है इनके संबंध में जानिएगा। प्लेटो ने प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। उनका प्रत्ययवाद काव्य और कला को गहनता से समझने का तार्किक आधार प्रदान करता है। इनके अनुसार प्रत्यय अर्थात विचार ही परम सत्य है। वह एक अखंड नित्य है और परमेश्वर ही उसका रचयिता है। यह दृश्यमान जगत उस परम सत्य या विचार का ही अनुकरण है, क्योंकि कलाकार किसी वस्तु को ही अपनी कल्पना शक्ति द्वारा निर्मित कर पाता है, इसलिए वह अनुकरण कर पाता है। दृष्टि से कला तीसरे स्थान पर, पहला स्थान प्रत्यय विचार या ईश्वर का, दूसरा आभास प्रतिबिंब या वस्तु जगत का, तीसरा वस्तु जगत का अनुकरण या काव्य की कलाकृति है।
प्लेटो का मत है कि कवि जिस वस्तु का अनुकरण करता है उसकी प्रकृति से परिचित नहीं होता है। संसार में प्रत्येक वस्तु एक नित्य रूप होता है जो प्रत्येक का विचार धारणा में ही रहता है। यह रूप ईश्वर निर्मित हुआ करता है। प्रत्यय अर्थात विचार वर्तमान उसी रूप के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण हुआ करता है। प्लेटो ने अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए पलंग का उदाहरण दिया है। उसका कहना है कि यथार्थ पलंग वह है जिसका रूप हमारे प्रत्यक्ष या विचार में है और इसी रूप का निर्माण ईश्वर ने किया है। उस विचार में मौजूद रूप के आधार पर बढ़ई लकड़ी से पलंग का निर्माण करता है और बढ़ई द्वारा बनाए गए पलंग का चित्र कवि या कलाकार बनाता है। इस प्रकार 3 पलंग हुए, जैसे कि प्रथम में जिसका निर्माण ईश्वर या विचार में है, वहीं दूसरे में है जिसका निर्माण बढ़ई लकड़ी से करता है और तीसरा निर्माण वह जिसका निर्माण कलाकार या चित्रकार करता है। यह कारण है कि प्लेटो के अनुसार कविता या कलाकृति अनुकरण है, वही अनुकरण या नकल की नकल है। इसलिए वह मानते हैं कि हर काव्य या कला मिथ्या और सत्य से दूर है। प्लेटो की काव्य संबंधित मान्यताएं। अब हम लोग जानेंगे कि प्लेटो की काव्य संबंधित मान्यताएं। जैसे कि पहले क्रम में देखिएगा, प्लेटो का कहना है कि काव्य देवों का चरित्र आदर्श नहीं है और ना ही वीरों का। उससे मनुष्यों को कोई सत्प्रेरणा नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए होमर के ग्रंथों में देखा जा सकता है कि जहाँ देवताओं को क्रूर और लोभी तथा सत पात्रों को दुखित दिखाया गया है। होमर हेसिओद के काव्यों में ऐसी स्थल आए हैं जो पाठकों और श्रोताओं के मन में वीरता के जगह भय का संचार करती है, जबकि काव्य ऐसा हो कि नवयुवकों में शौर्य जगाए और मृत्यु की लालसा जगाए। वहीं तीसरे क्रम में देखिएगा, काव्यों में भोग विलास की कामना उत्तेजित करने वाले उत्सवों का निषेध हो। काव्य में अगर सदाचार के लिए दंड और कदाचार के लिए पुरस्कार होगा तो नैतिकता कैसे टिकेगी। कोमल बुद्धि बालकों और नवयुवकों पर इसका अनिष्ट प्रभाव पड़ता है। वहीं चौथे क्रम में देखिए, नाटकों में बुरे पात्रों के अलावा अनुकरण से अभिनेता में भी उनकी बुराइयां आ जाती है, जिससे समाज में भी बुराइयों का विस्तार होता है। प्लेटो यहाँ यह कहना भूल गए कि बुरे पात्र के अनुकरण से बुराइयां आती है तो अच्छे पात्रों के अनुकरण से अच्छाइयां आती है। दुखातकों में कलह, हत्या, विलास आदि और सुखायतों में विद्रूपता, अभद्रता, मसखरापन आदि देखने सुनने में दृष्टता श्रोता यानी के मन में निकृष्ट भाव उदित होते हैं। सत और महान पात्रों को नाटक में आंसू बहाते देख जनता भी वहीं सीखती है। कोई व्यक्ति दुखातक में भी अभिनय करे और सुखातक में भी
और दोनों में सफलता प्राप्त करे, यह संभव नहीं। दोनों में सर्वथा भिन्न प्रकार के अभिनय अपेक्षित है। किसी व्यक्ति की प्राकृतिक विशेषता किसी एक ही प्रकार के अभिनय के अनुकूल हो सकती है। साथ ही 8वें क्रम में देखिएगा आप लोग, प्राज्ञ और प्रशांत व्यक्ति सदा एक रस रहते हैं। अतः न तो अभिनेता के लिए उनका अनुकरण सरल है और न भावक के लिए आस्वाद। जो नाटककार लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं वे हल्के और ओझे भाव का चित्रण पसंद करते हैं। इससे समाज में हल्कापन और ओछेपन का प्रसार होता है। वही 9वें, काव्य और नाटक अंततः प्रेरणा अर्थात भाव के उच्छलन में से होते हैं, तर्क से नहीं। प्लेटो तर्कहीन किसी भी वस्तु को स्वीकृत नहीं करते। काव्य दैवी शक्ति की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। रचनाकार काव्य करते वक्त अपने वश में नहीं रहता। भाव की इस उद्दीप्ति के 2 दुष्परिणाम होते हैं। प्रथम, सत्य को देखने की दृष्टि अस्पष्ट होती है और दूसरी, भाव को अतिरेक संयम तथा संतुलन को बाधित करता है। इससे समाज में वीरता के बदले विलास बढ़ता है। वहीं 12वें में कुछ लोग काव्यगत असत्य का समाधान यह कहकर करते हैं कि अनुयुक्ति है, किंतु बालक या नवयुवक में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह अनुयुक्ति तथा यथार्थ में भेद कर सके। अब कुछ संदर्भ दिया गया है, संदर्भ के संबंध में देखते हैं। जैसे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र, देवेंद्रनाथ शर्मा यानी प्रकाशन मयूर, ये बाकी सारी चीज़ें देख लीजिएगा। इसको आप लोग इन सभी के राइटर के नाम हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।